अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को समराइज़ करेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक हैं उनको हम एक दफ़ा फिर आज रिवाइज़ करेंगे और एक समरी मैं आपको फ़िलहाल बना के समझाता हूँ जिसमें हम तमाम उन केसेस को डिस्कस करेंगे जो फ़र्स्ट ईयर कराची बोर्ड के अकाउंटिंग के सिलेबस में शामिल है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त के एडजस्टमेंट का ताल्लुक दो मेन चीज़ों से होता है, एक डेफरल और दूसरा एक्रूवल्स। डेफरल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करें उसको हम इनिशियली एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको इनिशियली हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि एडवांस पेमेंट को एज एन एक्सपेंस शो करना ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एडवांस पेमेंट रिकॉर्डेड एज एन एसेट जब आप लेके चलोगे केस को, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपको शो करेगा एसेट प्रीपेड के नाम पे, अनएक्सपायर्ड के नाम पे, ऑफिस सप्लाईज के नाम पे, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में आपको शो करेगा उसी एसेट को डिक्रीज करके या फिर उस एसेट से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्टली खुद ही आपको क्वेश्चन में शो कर देगा। कंसेप्ट क्या बना इन चीज़ों का कि इनिशियली जब हमने एसेट रिकॉर्ड किया था बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उस एसेट में डिक्रीज आ रहा है, एसेट डिक्रीज हुआ तो बाकी अमाउंट आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। इन अदर वर्ड्स एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और हमारा एसेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ये हमारी पहले एडजस्टिंग एंट्री बन गई। एडवांस पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट में ये केस आपके कोर्स में शामिल है। फिर उसके बाद एडवांस रिसिप्ट, ये भी डेफरल का पार्ट है। एडवांस रिसिप्ट का मतलब कि हमारे कस्टमर हमें एक अमाउंट एडवांस में पे कर देते हैं जिसको हम इनिशियली दो तरीक़ों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर वन, टू रिकॉर्ड एडवांस रिसिप्ट एज एन इनकम एंड टू रिकॉर्ड एडवांस रिसिप्ट एज एन अर्नड या लायबिलिटी। तो जिस तरह एक्सपेंस वाला केस आपके कोर्स में नहीं है, इसी तरह एडवांस रिसिप्ट इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन इनकम ये आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपके कोर्स में क्या गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको अनअर्न्ड शो करेगा, लायबिलिटी शो करेगा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको उस अनअर्न्ड को डिक्रीज करके बताएगा या उस अनअर्न्ड में से जितना अमाउंट आपने अर्न कर लिया हो, इनकम आपकी जनरेट होगी, उसको शो करेगा। कंसेप्ट क्या हुआ कि आपने कस्टमर से एक अमाउंट रिसीव की थी एडवांस में, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की आपकी इनकम में इजाफा होता चला गया और वो जो लायबिलिटी का बर्डन था आपके ऊपर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो अनअर्न्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है जिसको हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है जिसको हम क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो डेफरल के दो केसेस हैं, एडवांस पेमेंट एज एन एसेट एंड एडवांस रिसिप्ट एज अनअर्न्ड। ये दो आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद एक्रूवल के दो केसेस हैं। एक्रूवल का मतलब जिस तरह आपको मैंने बताया था, एक्रू का मतलब होता है किसी एक्सपेंस का या किसी इनकम का इंक्रीज कर जाना। तो ट्रायल बैलेंस आपको या तो एक्सपेंस शो करेगा या इन सम केसेस ज़रूरी नहीं कि हमारा एक्सपेंस एक कंटिन्यूड प्रोसेस हो, मुमकिन है कि वो एक्सपेंस फर्स्ट टाइम इनकर हुआ हो और वो हमने क्रेडिट पे एक्सपेंस करवाया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रिकॉर्ड में उस एक्सपेंस से रिलेटेड मुमकिन है कि कोई रिकॉर्ड एक्सपेंस में शो ना हो रहा हो, या मुमकिन है कि एक्सपेंस अगर हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है, हम कंटिन्यू एक्सपेंस कर रहे होते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड में शो भी कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंस का ट्रायल बैलेंस में टाइटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में अगर इनिशियली आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो एक्सपेंस को इंक्रीज करके बता देगा, और अगर एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो जितना एक्सपेंस आपका न्यू एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, इसका मतलब वो एक्सपेंस आपका इनकर्ड हुआ और आपने उसकी पेमेंट भी नहीं की तो वो लायबिलिटी भी आपकी हो रही। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको लायबिलिटी शो करेगा कि आपका एक एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है जिसके आपने पेमेंट नहीं की। कंसेप्ट क्या हुआ, एक्सपेंस आपका इनकर हो गया, इंक्रीज हो गया, उसको डेबिट करेंगे और उसकी लायबिलिटी की पेमेंट करना, आपका बर्डन ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर केस हमारे पास एक्रूड रेवेन्यूज एंड इनकम का बनता है, यानी इनिशियली मुमकिन है कि हमारा एक रेगुलर इनकम हो जिसको हमने ट्रायल बैलेंस में शो किया हो, रिकॉर्ड का हिस्सा हो, मुमकिन है कि न्यू रेवेन्यू हो जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई रिकॉर्ड ना हो।
डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको क्या करेगा, अगर आपने इनकम शो किया हुआ तो उस इनकम को वो क्या करेगा, इंक्रीज करके बताएगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि बाकी अमाउंट आपने कस्टमर से रिसीव करनी है। तो इन अदर वर्ड्स डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको रिसीवेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। कंसेप्ट क्या बना कि हमें कस्टमर से अमाउंट रिसीव करनी है, दैट इज रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड रेवेन्यू या इनकम में जब भी इजाफा उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी चीज़ एडजस्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ों की एस्टिमेशन और वैल्यूएशन होती है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन और नंबर 2 बैड डेट्स। इन दोनों को हम एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेशन कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह। तो दो चीज़ें हम एस्टिमेट करते हैं, एक डेप्रिसिएशन और दूसरा बैड डेट्स। इनके एस्टिमेशन की डिफरेंट बेसिस होती हैं जिसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी लेवल पे। और एक चीज़ होती है जिसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंड कहते हैं, हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, जो मर्चेंडाइज में परचेज की हैं और अकाउंटिंग ईयर के एंड में वो सेल नहीं हो सकी, तो उसकी हम एक वैल्यूएशन करते हैं, उसको काउंट करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं और उसको भी हम एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको मैंने समराइज किया। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह एक ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा जिसके अंदर इंशाल्लाह कंप्रिहेंसिव सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो शामिल होंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट हमने अब तक सीखे हैं उनकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ सीखते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें इंशाल्लाह हम तमाम केसेस को मिक्सअप करके शो करेंगे इंशाल्लाह। अब एक एग्जांपल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, उस एग्जांपल को एलेबोरेट करने से पहले ज़रा सा जो कंसेप्ट पीछे सीख कर आए हैं ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट था हमारे पास रेफरल के अंदर के जितने अमाउंट से हमारे एसेट में डिक्रीज़ आएगा उतने अमाउंट से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाता है। और ये एसेट की बेसिक डेफिनेशन भी है कि एसेट्स और द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन द बिजनेस। तो जब आप एसेट्स को इस्तेमाल कर लेंगे, एसेट की कॉस्ट में कमी आ जाएगी, एग्जैक्टली उतने अमाउंट से आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट ये हुआ कि अगर आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ रहा है, और ये एक्रूल का कंसेप्ट है कि अगर आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ रहा है, जो रिकॉर्डेड एक्सपेंस आपने शो किए वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय डेबिट, तो बाकी अमाउंट आपको पे करना है। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। सिमिलरली डेफरल का एक और कंसेप्ट के एडवांस रिसिट रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी, यानी अनअर्न, जितना अनअर्न में डिक्रीज आएगा उतना हमारे इनकम में इजाफा होगा। चौथा फिर एक्रूल का केस है कि हमारे इनकम में जितना इंक्रीज आएगा उतना अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव करना होगा। रिसीवेबल बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, और जब इनकम की अमाउंट बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। पांचवी चीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसका जब एंट्री आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह एंट्री बता दूंगा। सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सम सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज ऑन December 31, 2018। आपको मिक्स चीज़ें गिवन है, ऑफिस सप्लाइज एसेट है वो भी गिवन है, सैलरीज एक्सपेंस भी गिवन है, अनअर्न्ड लाइबिलिटी है, कमीशन इनकम भी गिवन है, प्रीपेड हमारा एसेट भी गिवन है। डिफरेंट चीज़ें मैंने मिक्सअप करके बता दी, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं इनका कंसेप्ट यही रहेगा। और याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के सारे एडजस्टिंग एंट्री आप बड़े आराम से पास कर सकते हैं। सवाल को सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है, जिस तरह के भी वर्डिंग्स वो बता दे, कंसेप्ट इंशाल्लाह आपकी इन चीज़ों से बाहर नहीं जाएंगे। जी, तो उसके नीचे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31, 2018। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको डिटेल दे रहा है, नीचे 7 आइटम मैंने आपको शो कर दिए। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, शुरू से हम पढ़ते हुए हैं एडजस्टिंग के अंदर के ट्रायल बैलेंस शोज द इनिशियली रिकॉर्डेड डेटा, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट जो है वो फाइनल और एक्चुअल फिगर शो कर रहा होता है। तो हम जब एडजस्टिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज को डेटा फॉर एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें किस चीज़ की कौन सी एक्चुअल और फाइनल पोजीशन बताई गई है। फिर उसको हम जाके ट्रायल बैलेंस में सर्च करते हैं, दोनों को मैच करते हैं आपस में, और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज को जज करके और कंसेप्ट को अप्लाई करके हम उसकी एंट्री बनाते हैं। ये पूरा एडजस्टिंग एंट्रीज का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट सेइंग कि फी इनकम 10,000। अब इस फीस को आपने सर्च करना होगा कि हमें ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड किया था।
तो अगर हम उसको सर्च करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में वो था अनअर्न्ड फीस, यानी इसका कंसेप्ट क्या बना कि हमने कस्टमर से एडवांस रिसीविंग की, जनरल में उसको हमने अनअर्न्ड यानी लाइबिलिटी मान के रिकॉर्ड किया, और ट्रायल बैलेंस में वो हमारे पास अनअर्न्ड ही शो हो रहा है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उस अनअर्न्ड 14,000 में से हमने अर्न कर लिए कितने, 10,000। क्या मतलब हुआ, अर्न आप कब करते हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि आपका रेवेन्यू उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब आप उसको एक्चुअली अर्न कर लें, यानी जब आप एक्चुअली अपने कस्टमर को उतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो हमने कस्टमर को जो एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी अमाउंट है 10,000, जब हमने कस्टमर से रिसीव किया हुआ है कितना, 14,000, इसका मतलब बाकी 4,000 अभी तक हमने अर्न नहीं किया, वो हमारे ऊपर स्टिल लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉर्डेड कितनी थी, 14,000। अब उस लाइबिलिटी की फाइनल पोजीशन क्या है कि 14 में से अगर आपने 10,000 अर्न कर लिए तो बाकी 4,000 इसकी एक्चुअल और फाइनल अमाउंट रहती है। लाइबिलिटी का अमाउंट 14,000 से कहाँ चला गया, 4,000 पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा वाला कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट है। लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है और इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट एंड डिक्रीज इन इंक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का जो टाइटल ऑफ अकाउंट होगा वो होगा अन फी डेबिट, और इनकम का जो टाइटल होगा वो होगा फी इनकम। अमाउंट क्या लेंगे, तो ये बात हम डेफरेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियली रिकॉर्डेड लाइबिलिटी में जितना डिक्रीज आ रहा होगा वो हमारी इनकम है। हमें लाइबिलिटी में से होने वाले इनकम के अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। तो इनकम का अमाउंट क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, वो कितना है, 10,000 है। तो अनअर्न्ड फी डेबिट और फी इनकम क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। आगे जाइए, अगले ट्रांजैक्शन, अगला जो आपको एडजस्टिंग एंट्री दिए, प्रीपेड ब्रांड इज 2,000। प्रीपेड ब्रांड आप सर्च करें लिस्ट में, सबसे लास्ट आपको दिया गया है। अच्छा जी, अब प्रीपेड आपको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एक्चुअल जो वैल्यू बताई प्रीपेड की वो 2,000 है, जबकि प्रीपेड हमने रिकॉर्ड कितना किया था, 8,000, यानी रेंट हमने एडवांस पे करके उसको एसेट मान के रिकॉर्ड किया था 8,000 का, और साल के आखिर में उस एसेट की अमाउंट कितनी रह गई है, 2,000 रह गई है। एसेट हमारा 8,000 से डिक्रीज होकर 2,000 पे आ गया, बाकी 6,000 कहाँ गए, अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो गए। तो कंसेप्ट कौन सा वाला बन रहा है कि हमारा एसेट 8,000 से आ गया है 2,000 पे, डिक्रीज हो गया है, बाकी अमाउंट हमारा क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है उसका हमें डेबिट करना है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है उसका हमें क्रेडिट करना है। तो एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, रेंट एक्सपेंस, और एसेट का टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, प्रीपेड रेंट। अमाउंट क्या लेंगे, हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें उस एसेट में से होने वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो अगर आपका एसेट 8,000 का था, अब फाइनली वो 2,000 पे आया, तो एक्सपेंस कितना हुआ उसके अंदर, यकीनन 6,000 का हुआ। तो हमारा अमाउंट एंट्री में आप पोस्ट करेंगे वो 6,000 से एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आइए, एक्रूड सैलरीज। एक्रूड के मीनिंग मैंने आपको बताया था। अच्छा, बाज़ बच्चे समझ लेते हैं कि एक्रूड का मतलब तो बस पेएबल ही होता है, ऐसा नहीं है। एक्रूड हमने डिस्कस किया था डिटेल में। एक्रूड अगर एक्सपेंस होगा तो वो पेएबल होगा, लेकिन अगर एक्रूड इनकम है तो वो फिर रिसीवेबल होगी। ठीक है, सिर्फ वर्ड को रट्टा नहीं मारना कि जी एक्रूड जहाँ नजर आया फ़ौरन आंखें बंद करके और पेएबल की एंट्री बना दी। कंसेप्ट को भी करना है कि एक्रूड का वर्ड किस कंसेप्ट के साथ आ रहा है, इनकम के साथ आ रहा है या एक्सपेंस के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे एक्रूड का जो वर्ड है सैलरी यानी एक्सपेंस के साथ आ रहा है, ये पेएबल है। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बननी, कंसेप्ट क्या बनना है, सैलरी हमने एक्सपेंस पे किया बता 12,000 रुपये का, 12,000 का, और साल के आखिर में हम कह रहे हैं कि हमें मजीद 3,000 की सैलरी पे करनी है। तो सैलरी हमारे रिकॉर्ड में कितनी है, 12,000, मजीद हमें 3,000 पे करनी है। तो साल के आखिर में सैलरी कहाँ चली गई, 12 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और मजीद 3 आपने पे करना है। तो टोटल एक्चुअल जो एक्सपेंस आपका सैलरी का हुआ वो 15,000 का हुआ। उस 15,000 में से 12 आप पे कर चुके हो, 3 आपने मजीद पे करना है। कंसेप्ट क्या बना कि हमारा एक्सपेंस 12 से 15 पे चला गया, बाकी हमें अमाउंट पे करना है। लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा डेबिट, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट। यहाँ पे
एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा सैलरीज एक्सपेंस, और लाइबिलिटी का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा सैलरीज पेबल। अब अमाउंट क्या लिखेंगे, तो हमें देखना ये है कि कितने अमाउंट से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स हमारी लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है। तो लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में खुद ही बताई उन्होंने कि अक्रूड सैलरी यानी पेबल, सैलरी पेबल का जो अमाउंट है वो 3000 है। हम पेबल की एंट्री यहाँ पे बना रहे हैं, तो 3000 रुपीज़ से हम इसकी यहाँ पे एंट्री बना देंगे। नंबर 4 पे आइए, ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। अनयूज्ड या अनयूटिलाइज्ड या अनएक्सपायर्ड का मतलब वो चीज़ कंज्यूम नहीं हुई, बच गई है, वो एसेट है। तो हम सप्लाईज को जब ऊपर सर्च करते हैं तो सप्लाईज हमारे पास एसेट था 4000 का। अब उस 4000 में से बच गई सप्लाईज, स्टेशनरी का सामान जो हमने कंज्यूम नहीं किया 1000 का बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एसेट 4000 का था, इन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर वो एसेट हमारे कितने पे आ गया, 1000 पे आ गया। इसका मतलब है कि बाकी 3000 का सामान हमने खर्च कर लिया। इन अदर वर्ड्स कंसेप्ट क्या बन रहा है हमारे पास कि एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, ऑफिस सप्लाईज 4000 से 1000 पे आ गई और बाकी अमाउंट हमने कंज्यूम कर लिया। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा उसको डेबिट करेंगे, एसेट जब कम होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इसको डेबिट करेंगे, और एसेट का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज के साथ प्रीपेड का वर्ड नहीं लिखते, ये फिजिकल स्टॉक होता है, पेमेंट नहीं होती। अच्छा जी, रिकॉर्ड क्या करना है, हमें एसेट में से होने वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो अगर आपका एसेट 4000 से डिक्रीज होकर 1000 पे आ जाए, कितने पैसे खर्च हो गए, 3000, तो हमारा एक्सपेंस का अमाउंट क्या बना, 3000। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। आखिरी चीज़ कमीशन इनकम 10,000। हम कमीशन इनकम को जब सर्च करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में तो उसकी अमाउंट हमें गिवन है 8,000। हमने 8,000 रुपीज़ कस्टमर से एडवांस रिसीव करके रिकॉर्ड कर लिया था एज एन इनकम। साल के आखिर में हम कह रहे हैं कि हमने उस कस्टमर को 8,000 से बढ़ के 10,000 की सर्विसेज दे दी। इसका मतलब है कि हमने उससे ली हुई कैश के ज़्यादा अमाउंट हमने इसको सर्विसेज दे दी। तो 2,000 हमने इसको ज़्यादा जो सर्विसेज दी वो हमने कस्टमर से अमाउंट रिसीव करना है। इन अदर वर्ड हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है, नज़र आ रहा है। 8,000 से हमारी इनकम कहाँ पे जा रही है, 10,000 पे जा रही है। तो जितनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जितना अमाउंट हमने कस्टमर से लेना वो भी इंक्रीज़ हो रहा है उसको हमने डेबिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है यहाँ पे, एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट। एसेट का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल, इसको डेबिट करेंगे, और इनकम का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा कमीशन इनकम। अमाउंट क्या लेंगे, तो हमें कस्टमर से एक्रूड अमाउंट को रिकॉर्ड करना। मज़ीद कितने पैसे लेने, हमारी इनकम जो रिकॉर्डेड थी वो 8,000 थी और एक्चुअली कितने पे चली गई, 10,000 पे। हमें मज़ीद कितने लेने, 2,000 रुपीज़ कस्टमर से रिसीव करना है। तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 2,000 से कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। यहाँ डेप्रिसिएशन का बेटा ज़रा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। डेप्रिसिएशन कहते हैं कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, इन चीज़ों की कॉस्ट में वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली एक डिक्लाइन आता है। उस डिक्लाइन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में सेकेंड ईयर में, पूरा चैप्टर है हमारा। लेकिन पहला यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट में कमी आ रही है, उसको हमने डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड करना है। इसकी एंट्री अंडर अलाउंस मेथड, ये हमारा एक्सपेंस है बिकॉज हमारे एसेट की कीमत में जो कमी आ रही है वो हमारे एक्सपेंस को बढ़ा रही है। इस एक्सपेंस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसको हम डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट की कॉस्ट में कमी आ रही है। एसेट कौन सा है क्वेश्चन में गिवन है, फर्नीचर। फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट कर दें। पुराने ज़माने में डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और जो कंसर्न्ड एसेट होता था फर्नीचर उसको क्रेडिट कर देते थे, या मशीन या प्लांट या इक्विपमेंट। लेकिन
ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं, उसकी वायलेशन हो जाएगी कि हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद आखिरी जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि हम जब कस्टमर को कोई चीज़ क्रेडिट पे सेल करते हैं, अगर हमारे 20, 25, 30 कस्टमर हों तो उनमें से एक आध कस्टमर ऐसा हो सकता है कि वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल को पे ना करें, हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमें कलेक्ट नहीं हो पाएगा, अनकलेक्टेबल बन जाएगा। ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट। ये एस्टिमेट किया जाता है अंडर प्रूडेंस प्रिंसिपल और उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये भी हमारा एक्सपेंस है। ज़ाहिर सी बात है, हमें कस्टमर की तरफ से पैसे नहीं मिले, हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, इस एक्सपेंस को हम नाम देंगे बैड डेट एक्सपेंस। इसको डेबिट करेंगे, खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम एक कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय उसका कॉन्ट्रा अकाउंट यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है 1500। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसके ज़रिए हमने डिफरेंट जो कंसेप्ट पिछले 6 लेक्चर्स में सीखे थे वो आज हमने उसको समराइज़ करके एक एग्जांपल की फॉर्म में दे दिया। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन तमाम लेक्चर्स से कुछ न कुछ सीखा होगा। मैंने कोशिश की कि इंतहाई शॉर्टकट तरीके से आपके सामने डिफरेंट कंसेप्ट को रखूँ और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दिए। आज के लेक्चर के बाद मेरे ख्याल में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपने बुक के क्वेश्चंस या जो आपके पास असाइनमेंट्स या फिर आपके पास जो पास्ट पेपर्स हैं जिसको हम 5 ईयर पेपर्स कहते हैं उनको अटैम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में आपको पास्ट पेपर्स प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी बताऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको कम से कम 5 to 10 ईयर्स पास्ट पेपर सॉल्व करवाए जाएँ प्रॉपर तरीके से, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर्स में शामिल करूँ। इन द मीन टाइम मैं तमाम स्टूडेंट्स का और तमाम जो दूसरे हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इन काविश को, इन मेहनत को जो है अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया और मुझे जो है मज़ीद अच्छा काम करने पे उन्होंने जो है हवाला किया। मैं अगेन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आप अगर समझते हैं कि इस चैनल से और एफ़र्ट्स से तमाम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो आप भी अपने तमाम क्लास फेलोज़ को, कॉलेज के दूसरे बच्चों को कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मुफीद और कीमती मशवरों से ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।